नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कुछ फंड अवेलेबल है, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास रिटायरमेंट फ़ंड अवेलेबल हो जाता है। अगर इस तरह का कुछ फंड हमारे पास है और वो अगर हमें इन्वेस्ट करना है, तो जैसे मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल क्या रहने चाहिए रिटायरमेंट के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल ख़त्म हो गया। रिटायरमेंट गोल जो है वो हम जारी रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस छोटा सी टेबल में कि हमने लिया है, पहला जो फंड है वो है इमरजेंसी फंड। मतलब किसी भी आदमी के लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना एक बहुत इसेंशियल थिंग है। और इसका जो स्टेटस है मैंने दिया है, कैटेगरी क्रिटिकल दिया है, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली एक 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो एक्सपेंडिचर है वो आप इसके लिए रिजर्व रख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि अप्रॉक्सीमेटली एक 5 लाख का कॉर्पस आप इसके लिए रख सकते हो, जो जिसकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप कभी भी उसको एक्सेस कर पाए तो बैंक एफडी इज़ बेटर ऑप्शन, या फिर म्यूचुअल फंड में आप लिक्विड फंड या शॉर्ट डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो फंड है इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक 5% का वेटेज दिया है, जो है हमारा इमरजेंसी फंड है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है। कई सारे घरों में मैरिजेस रहे हुए होते हैं। आदमी तो रिटायर हो जाता है वर्किंग से, लेकिन डॉटर या सन के मैरिज रहे हुए होते हैं, तो वो करना भी एक बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट है किसी पेरेंट्स के लिए। तो वो भी मैंने क्रिटिकल कैटेगरी में रखा है। तो आप उसके लिए आपके हिसाब से कुछ फ़ंड रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 20 लाख रुपीज़। तो ये भी फ़ंड ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी चाहो उसे एक्सेस कर पाओ और उसकी वैल्यू जो हम कभी भी कम ना हो। तो इसके लिए आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड है या शॉर्ट डेट फंड है, जिसमें वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ ही हो जाती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है लेकिन वैल्यू कभी डाउन नहीं होती। तो इस तरह से आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका जो वेटेज लिया है वो 20% के हिसाब से लिया है। तो वो वेरी हो सकता है, हर केस में वो थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप रिटायर होगे तो ट्रैवल मतलब आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट शुरू के कुछ दिनों में जब आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इसको मैंने इसेंशियल कैटेगरी दिया है, क्रिटिकल नहीं दिया है। लेकिन आप एक अप्रॉक्सीमेटली 5% की जो वैल्यू है वो इसके लिए आप रख सकते हो। तो ये भी फ़ंड आप इजीली आपको एक्सेस करना आना चाहिए। तो लिक्विड फंड में या शॉर्ट डेट फंड में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप कन्वीनियंट है तो बैंक एफडी में भी रख सकते हो। लेकिन हमेशा बैंक एफडी में रखना टैक्सेस का इशू रेज होगा, तो बेटर है कि आप लिक्विड फंड में उसको इन्वेस्ट कर लो। फिर उसके बाद जो फंड आता है वो आता है, अगर आपके पास कोई लोन है, ये कैटेगरी जो है लोन की कैटेगरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिटायर होते हैं लेकिन हमारे पास कुछ लायबिलिटीज़ रहती है, लोन रहता है, तो उस लोन को हमने रिमूव कर देना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि हमें लायबिलिटीज़ नहीं चाहिए। हमारा इनकम रिड्यूस हो रहा है तो हमें लायबिलिटीज़ नहीं चाहिए। तो इसको मैंने क्रिटिकल कैटेगरी दी है और इसके लिए मैंने 10% का फ़ंड रखा है। तो आप जो भी जहाँ से भी आपने लोन लिया है तो वो आपको पे कर देना चाहिए इमीडिएटली फ्रॉम वटएवर द कॉर्पस यू आर हैविंग। अगर आपके पास ज़्यादा कॉर्पस है तो फिर आप वहाँ से भी ये लोन रीपे कर सकते हो। फिर आता है जो कैटेगरी, वो कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट फ़ंड की। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रिटायर हो गए तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो गया, क्योंकि
लाइफ तो चलती रहेगी, एवरेज एज भी बढ़ गया है और हमें इन्फ्लेशन को बीट भी करना है। तो बैंक एफडी से या लिक्विड फंड से हो सकता है कि आप इन्फ्लेशन को ना बीट कर पाए, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोविज़न रखना होगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इसलिए ये इसेंशियल कैटेगरी में मैंने रखा है इसे, और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख मतलब 20% का मैंने इसको वेटेज दिया है। तो आप इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट से वाजिब हो और स्टॉक्स के बारे में जानते हो, कंपनी के बारे में जानते हो, तो फिर आप किसी सलाहकार की सलाह लेके आप इसे स्टॉक में भी लगा सकते हो। और अगर आपको पेंशन मिलती है, कई सारे लोगों को पेंशन मिलती है, लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही तो फिर आपको रेगुलर इनकम भी आना चाहिए, या फिर आपको पेंशन भी मिल रही है लेकिन कम मिल रही है, तो ऐसे केस में भी आपको कुछ रेगुलर इनकम के लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो कॉर्पस था मेरा 1 CR का, तो उसमें से 40 लाख मतलब 40% जो है ये मैंने रखा है रेगुलर इनकम के लिए। तो आप डेट फंड में लगा दो, शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में, या फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लगा दो, या फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम रहते हैं, तो उसमें भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने 40 लाख रुपीज़ उसमें लगा दिए तो मंथली आपको 20 से 25,000 तक रेगुलर इनकम आप ऑब्टेन कर पाओगे, और उसकी जो वैल्यू है वो भी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि प्रोविज़न कर लेना चाहिए जब भी आदमी सर्विस से रिटायर होता है एट द एज ऑफ 60 और एट हायर एज। तो इस तरह का प्रोविज़न करके मुझे लगता है कि वी कैन लिव ए बेटर लाइफ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।